हेलो देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव का रिडक्स जो टूल किट है उसको पढ़ेंगे और उसकी एक बेसिक सी एग्जांपल बनाकर देखेंगे कि रिडक्स टूल किट जो है वो किस तरह काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को जो है डिस्कस किया था और इसमें मैंने विद एग्जांपल जो है चीज़ें बताई थी कि और ये भी बताया था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए या उन लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए हम रिडक्स जो है उसको यूज़ करते हैं। तो रिडक्स जो है ये बेसिकली एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। ये क्या करती है कि ये पूरे का पूरा जैसे हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट में मैंने डायग्राम से आपको समझाया था कि एक सेपरेट स्टोर होता है और उस स्टोर को जो है सारे कंपोनेंट यूज़ करते हैं फॉर डाटा रेंडरिंग या डिस्प्लेइंग या डाटा की जो अपडेशन है या मॉडिफिकेशन है तो वो उस स्टोर के पास भेजते हैं और वो स्टोर उसको जो है यूज़ कॉन्टेक्स्ट में चेंज करके। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है इसके होते हुए रिडक्स का जो है आना या रिडक्स का पॉपुलर होने की कुछ वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है इसका जो है इसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं। फॉर इंस्टेंस यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है इसको आपने एज अ स्टेट वेरिएबल जो है वो यूज़ करके आप इसको एक स्टोर बनाते हैं जिसकी मैनिपुलेशन जो है वो उस वक्त बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है या बहुत ही कॉस्टली हो जाती है जब ऐप आपकी स्केल करती है, ऐप जब बड़ी होती है। और इसके अलावा जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है इसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। फ़िलहाल तो मेरे पास मैं इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो परफॉर्मेंस वाइज आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ट्यूटोरियल्स में देखें या आर्टिकल्स में देखें, इवन रिडक्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है अगर आप उसको देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है विद एग्जांपल बताई गई हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है ये हमारा जो है परफॉर्मेंस वाइज इसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। इसको आपने बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ों के लिए यूज़ करना होता है। फॉर इंस्टेंस जैसा कि हमने अपनी इस एग्जांपल में देखा था कि हम थीम को टॉगल कर रहे थे तो थीम की टॉगलिंग के लिए आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर ऑथ की जो है स्टेटस को चेक करना चाहते हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, उसके फ्लैग को रखने के लिए आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट को छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जब बड़ी चीज़ आ जाती है, सपोज़ ऐप का रियल डाटा आ जाता है जिसमें ऐप के जो है चीज़ें होती हैं उनको आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट में नहीं रख सकते वरना आपकी ऐप जो है बहुत स्लो हो जाती है। इसीलिए रिडक्स जो है वो आया। अब रिडक्स के साथ आने से बहुत सारी चीज़ें जो है ना, रिडक्स इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि ये जो है इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। लेकिन हम फॉर द टाइम बीइंग हम इसको समझने के लिए छोटी छोटी जो है स्टेप्स लेंगे ताकि हमें समझ में आए कि आया रिडक्स जो है वो हमें किस तरह हेल्प आउट करता है। फॉर तो इस पर्पस को देखते हुए हम जो है रिडक्स को बहुत ही मतलब एक ही दम रिडक्स को जो है सारा गो थ्रू नहीं करेंगे, हम सिंपल सिंपल देखेंगे। और रिडक्स के ऊपर जो है आने वाली एक दो वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें मैं रिडक्स को मज़ीद एडवांस लेवल पर जाकर बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि रिडक्स से हमें जो अवेयरनेस है वो हो जाए, फर्स्ट थिंग। और दूसरी ये है कि हम रिडक्स को अपने ऐप में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको जो है इंटीग्रेट है वो किस तरह कर सकते हैं। और इसी के साथ जो एक छोटी सी ऐप, एक छोटी सी एग्जांपल जिसको हम कहते हैं काउंटर, वो हम इम्प्लीमेंट करके देख सकें ताकि हमें ये तो पता चले कि ग्लोबल स्टोर है तो ग्लोबल स्टोर में से डाटा लेना कैसे है और डाटा उसको वापस भेजना कैसे है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। मैंने एक अट्रैक्टिव सी एग्जांपल बनाई हुई है, उसको हम देखेंगे। डेमो में मैं पहले दिखा दूंगा, फिर उसके बाद हम उसके कोड की तरफ जाएंगे और
इंट्रो को पर जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरी आने वाली नई वीडियोस की। और इसी के साथ जो है हमारा जो आज का कोड होगा वो इस रेपो में होगा, रिडक्स टूल किट। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सो आपको जो है ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आप क्लिक कर कर इस पर आ सकते हैं और आने के बाद आप अपना कोड ये जो है रेफरेंस के लिए डाउनलोड या क्लोन कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो हमारे पास ये एक ऐप है जिसको मैंने रिडक्स टूल किट के साथ बनाया है। इस ऐप में जो रिडक्स के बेसिक जितने भी काम है वो सारे के सारे इसमें परफॉर्म हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है ये रिडक्स में से आ रहा है या रिडक्स का जो स्टोर है वहाँ से आ रहा है। तो हमारा जो रिडक्स से वैल्यू गेट करने का काम था वो आप इस एग्जांपल में देख लेंगे कि किस तरह होता है। और इसी के साथ ये आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन भी नज़र आ रहा है। तो इंक्रीमेंट के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट करेगा और डिक्रीमेंट के बटन पर क्लिक करने से हमारा काउंटर डिक्रीमेंट करेगा। और इसके साथ इधर ये एक मैंने टेक्स्ट इनपुट लगाई है जिसमें अगर आप कोई वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद आप इंक्रीमेंट का बटन क्लिक करते हैं तो ये उस नंबर के साथ जंप करेगा। यानी अगर आपने 10 लिखा है तो ये 10 10 के साथ जंप कर रहा है। और इसी तरह जब डिक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये उतने ही नंबर ये जो है बैक जाएगा जो आपने टेक्स्ट इनपुट में दिया होगा। और इसके साथ जो लास्ट चीज़ हम देखेंगे वो ये होगा कि ये जो आपको इधर आइकन नज़र आ रहा है छोटा सा रीसेट का, इस पर क्लिक करने से ये बैक टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम रिडक्स में इनिशियल लेवल पर समझ आ जाए तो रिडक्स को आगे समझना बहुत आसान है। रिडक्स इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको समझने के लिए आपको इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप जो है रिडक्स को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं इस एक वीडियो में आपको जितना भी पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आए। और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी आसान एग्जांपल बन सके उतनी बनाऊँगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सा टाइम लगाकर इस कोड को लिखा है। तो आपने जब इस एग्जांपल को देखना है तो इस एग्जांपल को मेरी तो यही थाट्स हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई डाउट्स रहते हैं, तो आपने कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन मेंशन कर देना है ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। और आने वाली वीडियोस जिसमें मैं रिडक्स के आगे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो उन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम आपके क्वेश्चंस को जो है एड्रेस कर सकें। ओके, तो रिडक्स को स्टार्ट करने से पहले रिडक्स जो है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम देख लेते हैं। ये बाय द वे रिडक्स की ऑफिशियल डॉक्स है। इसको आप पढ़कर आप रिडक्स के रिलेटेड डीप में जा सकते हैं और रिडक्स की जो भी मतलब रिडक्स ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और रिडक्स किस तरह काम करता है ये आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। बट वी वुड स्टिक टू बेसिक्स। तो सबसे पहले आपने जो है ये कमांड रन कर देनी है अपने प्रोजेक्ट पर। अगर आप npm यूज़ कर रहे हैं तो आप इस कमांड से चल सकते हैं। अगर आप yarn यूज़ कर रहे हैं, मैं बेसिकली yarn यूज़ करता हूँ, तो yarn जो है वो एक npm की तरह ही है, लेकिन ये जो है npm से थोड़ा फास्ट होता है। तो आप इसका इंस्टॉलेशन देखकर इसको इंस्टॉल अपनी मशीन पे कर सकते हैं। npm इंस्टॉल ग्लोबल yarn, ये आप सिंपल अपने टर्मिनल में चला देंगे तो ग्लोबली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद जो है हमारा यार्न ऐड, इंस्टॉल की जगह ऐड लिखते हैं यार्न में, और इन दोनों कमांड्स को आपने इन दोनों लाइब्रेरीज़ को या जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है इनको, एक ये टूल किट है और एक रिडक्स रिएक्ट रिडक्स है, इन दोनों को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपकी डिपेंडेंसीज़ में ये आ जाएंगी। आप जो वर्जन्स हैं ये देख सकते हैं मेरे पास अभी जो है रिएक्ट रिडक्स का 9.1.0 है और टूल किट का 2.2.1 है। तो ये अब जब इंस्टॉल कर लेंगे तो इसके इंस्टॉलेशन में इतना कुछ होता नहीं है, ये सिंपल खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है हमारा जो रिडक्स का काम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने इधर एग्जांपल में एक दिया हुआ है, इन्होंने जो एग्जांपल दी है वो भी काउंटर है
और हम जो कर रहे हैं एग्जांपल वो भी काउंटर है। बेसिकली सारी एग्जांपल जो है वो मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, यानी इन्होंने जिस तरह दिया हुआ है वही चीज़ हम लिखेंगे, ताकि अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो इस बेसिक के रिलेटेड, तो वो अगर तो मतलब क्वेश्चन नहीं करता या करता भी है और उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो इस डॉक से जो है वो पढ़कर अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकता है। तो रिडक्स जो है ये भी बेसिकली उसी तरह यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई की ही तरह काम करता है कि इसकी एक फ़ाइल बनती है और उस फाइल में जो है सारे हम अपने डाटा रखते हैं और उस डाटा को जो गेट करने का या मैनिपुलेट करने के जो मेथड्स होते हैं वो हम रजिस्टर कर देते हैं। अब जो रिडक्स है, बेसिकली रिडक्स जो है, रिडक्स और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे पहला डिफरेंस है वो ये है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट को कोई भी कंपोनेंट डायरेक्टली अपडेट कर देता था स्टेट को। ठीक हो गया। मसलन एक इस कंपोनेंट है ए, उसने कहा कि मुझे काउंटर 1 चाहिए, यानी उसने 1 का इंक्रीमेंट किया, और पैरेलल में जो है दूसरा कंपोनेंट उसने माइनस कर दिया। ठीक हो गया। सपोज करें ये दोनों सेम टाइम पर ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, या इन केस कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करते हैं जिसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फेल हो जाती है, तो हमारा जो डाटा होता है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है। अब फेल भी हो जाता है तो फेल के केस में भी उस पर जो इम्पैक्ट्स हैं फेलियर के वो पड़ते हैं, हमारा जो स्टेट होती है या जो स्टोर होता है। तो रिडक्स जो है, रिडक्स ने इस तरह के जो मिसहैप्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए रिडक्स ने बीच में एक इंटरसेप्टर रख दिया। इंटरसेप्टर मीन कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो उस इंटरसेप्टर से होकर आएगी। अब वो इंटरसेप्टर जो होगा या जो भी उसको इंटरवीन करने वाला होगा, वो रिडक्स के स्टोर में जाकर चीज़ें गेट भी करेगा और अपडेट भी करेगा। हम डायरेक्टली स्टोर को गेट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। जैसा कि आपको याद हो, यहाँ से हमने ये एक एग्ज़ाम्पल बनाई थी। अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको डायग्राम दिखा दूँ ताकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाए। कैनवस, और ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई था। अब ये देखें, अब डायरेक्टली हम स्टोर को जाकर जो है ना हिट कर रहे हैं और उसमें से डाटा गेट और उसमें डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अब रिडक्स के केस में ऐसा नहीं होगा। रिडक्स क्या कहता है? रिडक्स कहता है कि आपने जो है कोई भी रिक्वेस्ट भेजनी है वो आप सबसे पहले इसको भेजो। ठीक है। ये मैं वैसे एक डमी सा बना रहा हूँ। इसको हम क्या देते हैं? इंटरसेप्टर। ठीक हो गया। अब इसने क्या करना है, सब के सब कंपोनेंट्स ने इस इंटरसेप्टर को रिक्वेस्ट करना है कि मुझे फ़लाँ डाटा चाहिए, मैंने फ़लाँ डाटा को मैनिपुलेट करना है, मुझे फ़लाँ डाटा जो है वो इस तरह चाहिए, फ़लाँ डाटा उस तरह चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी रिक्वेस्ट होगी, वो इस सब सारी की सारी इसके पास आएगी। ये फिर हमारा रिडक्स के पास जाएगा और रिडक्स में जो भी डाटा पड़ा होगा वहाँ से उठाकर ये जो है यहाँ लेकर आएगा। ठीक हो गया। ये फिर इसके पास रिक्वेस्ट भी जाएगी और यहाँ से डाटा दोबारा इसके पास आएगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह जो है रिडक्स काम करता है। अब ये जो इंटरसेप्टर जिसको मैं कह रहा हूँ, इसको रिडक्स ने नाम दिया है रिड्यूसर। ठीक है। पुराने उसमें जो रिडक्स था, अभी हम एडवांस यूज़ कर रहे हैं, पहले सिर्फ रिडक्स होता था। ठीक हो गया। अब रिडक्स टूल किट है, तो पुराना वाला उसको रिड्यूसर कहता था और इसने जो है उसको स्लाइसेस का नाम दे दिया है। ठीक हो गया। अब ये स्लाइसेस रिड्यूसर क्या है? ये बेसिकली मैंने जैसे अभी एक एग्जांपल में आपको बताया, ये कुछ भी नहीं है। ये आपके कंपोनेंट की रिक्वेस्ट को गेट करेगा, यानी उसके कंपोनेंट जो है उसको रिक्वेस्ट करेगा। ये उस रिक्वेस्ट को देखेगा कि क्या इस रिक्वेस्ट को इंटरटेन करने के लिए मेरे पास कोई मेथड है। अगर है तो इस रिक्वेस्ट को सर्व कर दो, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दो। डायरेक्ट जाकर स्टोर में जो है ये मैनिपुलेशन नहीं करेगा। इससे हमारा क्या होगा? डाटा कंसिस्टेंट रहेगा। डाटा कंसिस्टेंट मीन कि डाटा जो है वो एक ही जगह से चेंज हो रहा है, यानी एक ही पॉइंट से या एक ही जो इंटरसेप्टर है या रिड्यूसर है या स्लाइस है वही चेंज कर रहा है। तो हमारा डाटा में जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा है, डाटा मोर प्रिडिक्टेबल है। ठीक है। ये टेक्निकल टर्म्स है जो यूज़ करते हैं रिडक्स और यूज़ कॉन्टेक्स्ट को पढ़ाते हुए। तो ये जो डाटा है हमारा मोर प्रेडिक्टेबल होगा, कि हमें पता है कि यार जब इंक्रीमेंट का बटन क्लिक होगा तो हमारा जो डाटा होगा वो +1 होगा।
क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो इंटरसेप्टर या स्लाइस या रिड्यूसर जो है वो रिडक्स में जाकर चेंज करेगा और हमें दोबारा आकर रिस्पॉन्स देगा कि हाँ भाई आपका जो एक्शन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया या नहीं। अगर इनसक्सेसफुल होता है तो हमारा जो स्टोर स्टेट है स्टोर की वो चेंज नहीं होती। हमारा जो अगर फेलियर आ जाता है ड्यू टू सम रीज़न तो स्टोर जो है वो चेंज नहीं होगा, हमारा डाटा जो है वो प्रेडिक्टेबल रहेगा, डाटा एज इट इज़ ही रहेगा। तो इसको जो है रिडक्स के स्टोर को सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ भी कहा जाता है। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का भी मतलब यही है कि एक ही जगह से हमारा डाटा आ रहा है और मोर प्रेडिक्टेबल मैनर में आ रहा है, यानी मोर कंसिस्टेंट डाटा है। इसमें डाटा की जो है इन इन एक्यूरेसी या जो एक्यूरेसी है वो गलत नहीं हो सकती, वो टू एक्यूरेट होता है। ठीक हो गया। तो इसी केस को देखते हुए सबसे पहले जो इन्होंने बनाया हुआ है हमारा रिडक्स और टूल किट और रिडक्स रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल हो चुका है। अब ये जो टूल किट और रिएक्ट रिडक्स है इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो टूल किट है ये बेसिकली इट्सेल्फ वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ की। ठीक हो गया। अब सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ को अगर मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ तो आपने अपने माइंड में रखना है कि एक ग्लोबल स्टोर होगा, वहाँ से डाटा आएगा और डाटा मैनिपुलेट होगा। ठीक हो गया। उसको सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ कहते हैं। तो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ की जो फंक्शनैलिटी है या जो फीचर है वो हमें ये प्रोवाइड करता है। और ये जो रिएक्ट रिडक्स है ये वाली लाइब्रेरी हमें बीइंग इन रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव हमें रिएक्ट रिडक्स टूल किट जो है उसके साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। अब ये कैसे हेल्प करेगा वो हम एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे। तो ये वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जिससे हमने वो ये फंक्शनैलिटी अचीव करनी है कि हमारा ग्लोबल स्टोर हो। और ये क्या करेगा, हमें उसके साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा ये वाली लाइब्रेरी। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टोर। आपको याद होगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट में भी हमने इसको स्टोर का नाम ही दिया था। स्टोर मीन कि आपका वो आप कह सकते हैं आपका वो स्टोर जहां आपका सारा का सारा डाटा पड़ा होगा। तो वो सारा का सारा डाटा जो है वो इस स्टोर में पड़ा होगा। ठीक हो गया। तो इसको आपने यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है। मैं इसको एज इट इज़ जान के कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको कॉपी जब आप खुद इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको जो मिस्टेक्स हैं आपकी कम से कम हो। आप डायरेक्टली यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं है। आपने जो है फोल्डर स्ट्रक्चर जो है इसको देख लेना है। फोल्डर स्ट्रक्चर से पहले मैं अपने ये जो डिवाइस है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपनी जो डिवाइस है इसको कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको चेंजेस साथ साथ नज़र आती रहें। ओके, तो हमारे पास ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये उसी तरह बाकी एज इट इज़ रहेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया था। अब इसमें एक नया फोल्डर आ गया जिसका नाम रिडक्स टूल किट मैंने रखा है। कुछ लोग रिडक्स रखते हैं, कुछ लोग टूल किट रखते हैं, तो दोनों को मिला कर रखते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखते हैं। बस मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका जो है कोड रीडेबल रहने के लिए एक सेपरेट कैटेगरी फोल्डर में और उस फोल्डर का नाम जो है रीडेबल हो। अब रिडक्स टूल किट में हमारे पास दो मज़ीद एक फ़ोल्डर आ जाते हैं, एक स्टोर होता है और एक होता है स्लाइसेस। अब ये जो स्लाइसेस स्टोर जो होता है इसमें आपने जो हमने यहाँ से कॉपी किया हुआ है कोड वो आपने एज इट इज़ इसमें रख देना है। अब इसको रखने के साथ हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे कि देखें सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास कॉन्फ़िगर स्टोर होता है। कॉन्फ़िगर मतलब स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो इस मेथड के ज़रिए होती है जो कि टूल किट में से आता है। और इसमें जितने भी रिड्यूसर्स होते हैं वो आप सारे के सारे रिड्यूसर, अगेन याद रखें स्लाइसेस को कहते हैं। तो ये जो रिड्यूसर होते हैं ये सारे के सारे आपके इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। ठीक होगा। जितने भी रिड्यूसर होंगे ये सारे के सारे आपने इसमें रजिस्टर कर देने हैं। रजिस्टर मीन्स कि इंपोर्ट करके यहाँ लिख देने हैं। अब वो कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे आगे जाकर। अब उसके अलावा ये जो दो दो नीचे लाइनें हैं ये टाइप स्क्रिप्ट के लिए हैं कि आपने जब रिड्यूसर जो रूट स्टेट है इसकी टाइप्स गेट करनी है तो ये इन्होंने एक जेनेरिक सा तरीका लिख दिया है कि रिटर्न टाइप स्टोर डॉट गेट स्टेट। तो स्टोर के अंदर जितने भी स्टेट्स के रिलेटेड टाइप्स होंगी वो सारी की सारी इसमें सेव हो जाएंगी। और डिस्पैच क्या होता है, डिस्पैच को जो हम आगे देखेंगे वो क्या करेगा, वो डिस्पैच के रिलेटेड जितनी भी टाइप्स होंगी वो इसके पास रख देगा। इन दोनों को अगर हम यहाँ से हटा भी दें तो कोई मसला नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा रिडक्स ऑब्जेक्टिव है।
तो रिडक्स के ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हमें यही दो लाइनें का रिक्वायर्ड है, एक तो एक इंपोर्ट की और दूसरी ये स्टोर को कॉन्फ़िगर करने की। कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंपल वही जो मेथड हमने इंपोर्ट किया होगा वो, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, मैं दोबारा इसको कॉपी का अनकमेंट कर लेता हूँ ताकि वो रहे। अब ये हमारा स्टोर बन गया है। ठीक होगा, स्टोर बनाने का इतना ही था। अब इसमें जो है आगे जो चीज़ है वो ये है कि इस स्टोर को अगर पूरी ऐप में यूज़ करना है तो उसको प्रोवाइड करना पड़ता है ऐप को। तो आपको याद होगा हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट में भी एक प्रोवाइडर बनाया था कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के नाम से, और उसमें वैल्यू अपनी जो स्टेट्स होती थी वो देते थे। इसी तरह इन्होंने क्या किया हुआ है रिडक्स वाला ने, इन्होंने हमारा ये जो स्टोर हमने ऊपर बनाया है अभी वो, और प्रोवाइडर जो है रिएक्ट रिडक्स। ठीक हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो रिएक्ट रिडक्स है ये टूल की किट के साथ हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला काम जो है इसने क्या किया कि हमें एक प्रोवाइडर दे दिया ताकि हम अपना जो भी स्टोर है उसको लिंक करने के लिए पूरी ऐप में ये प्रोवाइडर की हेल्प से वो कर सके। तो आपने सिंपली इन दोनों लाइनों को कॉपी कर लेना है और आ जाना है अपने ऐप में, जो भी आपके रूट कंपोनेंट होगा उसमें जहां आपके सारे होंगे। तो ये हमारा आ जाएगा, इंपोर्ट्स आ जाएंगी। अब इसको इंपोर्ट्स को आपने जो है अपना उसी तरह करना है जिस जगह आपका वो होगा। इन्होंने तो अ, उसको किया हुआ है, रिएक्ट जेएस की एग्जांपल दी हुई है, तो हम जो है अपनी इसी को कर लेते। तो ये हमारा स्टोर भी आ गया और सारा ये भी आ गया। अब उसके बाद क्या करना होता है, इस प्रोवाइडर का ये जो प्रोवाइडर है इसके अंदर अपने स्टोर को जो है एज अ प्रॉप्स पास करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक किया, ओ सॉरी यहाँ पेस्ट किया, और इसके बाद हमारा ये प्रोवाइडर आ गया और ये स्टोर जो है। अब हमारा पूरा का पूरा स्टोर, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे के सारे सब के सब को ये एक्सेसिबल होगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, हम आगे जाकर देखेंगे कि कंपोनेंट्स कैसे हम बनाएंगे इसमें। एनी हाउ अब हमारा बन गया, स्टोर बन गया और स्टोर कॉन्फ़िगर भी हो गया, और स्टोर कॉन्फ़िगर होने के बाद प्रोवाइड भी कर दिया हमने सारी की सारी ऐप को। अब बारी आ जाती है स्लाइस की। स्लाइस मीन के हम, अब सपोज़ हमारी एक ऐप है जिसमें हम काउंटर बनाना चाहते हैं, तो उस काउंटर की फंक्शनैलिटी क्या होगी, उस फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए स्लाइस बनाया जाता है। यानी हमारे काउंटर की फंक्शनैलिटी होगी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसमें आपने देखा होगा रीसेट का भी बटन था और जंप का बटन भी था कि आप एक स्पेसिफिक वैल्यू यूज़र से ले लें और उतने नंबर ऑफ़ जो है इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें। तो इसी फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए अब ऐप में स्पेसिफिक नहीं होती एक फंक्शनैलिटी। सपोज़ ये लाजमी नहीं है कि एक ऐप में एक ही स्लाइस होगा, ऐप में मल्टीपल स्लाइस होते हैं, लेकिन स्टोर एक ही होता है। स्टोर आपने एक से ज़्यादा नहीं बनाना। अगर आप एक से ज़्यादा बनाते हैं तो आपका जो है रिडक्स के जो रूल्स हैं उनकी वायलेशन करते हैं। स्टोर आपका एक ही होगा जो हमने ऊपर बना दिया जिस कॉन्फ़िगर स्टोर को यूज़ करते हुए, और स्लाइसेस जो होंगी वो डिपेंड करेंगी कि हम किस फंक्शनैलिटी के लिए स्लाइस बना रहे हैं। ठीक हो गया। तो हमारी काउंटर की वो है फंक्शनैलिटी है, तो हमने क्या करना है काउंटर के लिए इसी को कॉपी कर लेना है। ठीक हो गया। अब हमने अगेन अपने पास आ जाना है, अपने स्लाइस के पास आ जाना है। इधर मैंने काउंटर स्लाइसेस डॉट टी एस की बनाई हुई है, ये आपके पास नहीं होगी, या तो अगर आपने कोड कॉपी किया है तो आपके पास यहाँ भी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, स्लाइसेस के अंदर अपनी फाइल का नाम देकर इस कोड को पेस्ट कर देना है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्रिएट स्लाइस है। क्रिएट स्लाइस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम स्लाइस को बनाने के लिए, स्लाइस मीन फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। और उसके बाद ये जो पे लोड एक्शन है इसको मैं नीचे जाकर आपको बता दूंगा कि ये किस किस लिए यूज़ करता होता है। और इसी के साथ हम इसमें थोड़ी बहुत टाइप स्क्रिप्ट को भी एक्सप्लेन कर देंगे साथ साथ, ताकि हमें टाइप स्क्रिप्ट भी साथ साथ समझ आती रहे। तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या है कि हमारी वैल्यू नाम का एक ये जो, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा इनिशियल स्टेट है, यानी हमारे इस स्लाइस की इनिशियल स्टेट क्या होगी। तो हमारी जो इनिशियल यानी उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, तो हमारा जो इनिशियल ऑब्जेक्ट है उसमें एक वैल्यू की है और जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, यानी ज़ीरो उसमें साइन है। तो ये जो इनिशियल स्टेट है इसकी टाइप डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, टी एस में इंटरफेस बनाते हैं या टाइप बनाते हैं, दोनों में से मर्ज़ी है, कोई भी आप बना सकते हैं। इनमें इतना कोई बिगनर लेवल पे आप लोग जो है ना इतना कंफ्यूज ना हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपल है, टाइप भी बना सकते हैं इंटरफेस भी बना सकते हैं। इन्होंने इंटरफेस बनाया तो वी वुड गो विद दिस वन।
तो इसमें क्या है, काउंटर स्लाइसेस ने आप आपने मर्ज़ी का टाइप दे दिया कि आपने ये जो काउंटर स्टेट है इसका टाइप बना रहे हैं, इसका नाम एक्स वाई जी कोई भी रख सकते हैं। और वैल्यू जो है, वैल्यू किस टाइप की होगी, कॉलन लगाकर आपने इधर हमने कॉलन लगाकर उस वैल्यू को असाइन किया, और टाइप्स में हमने क्या किया, वो टाइप बता दी कि ये जो वैल्यू है इसमें हमेशा नंबर स्टोर होगा और कोई भी स्टोर नहीं होगा, स्ट्रिंग या बूलियन या इस तरह का कोई और चीज़ स्टोर नहीं होगी। ओके, तो काउंटर स्लाइस बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक काउंटर स्लाइस का एक वेरिएबल बना लिया और उसमें जो हमारा क्रिएट में फंक्शन है उसको असाइन करवा दिया। अब इसमें सबसे पहले इसका नाम होता है, जो कि आपके स्लाइस का आप यूनिक नेम रखते हैं। इस यूनिक नेम के ज़रिए जो जितने भी एक्शंस हैं वो डिस्पैच होते हैं और उन एक्शन के अगेंस्ट जो डाटा है वो फैच होता है। तो ये जो नाम है ये आपका रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, रीडेबल होना चाहिए। इसी के साथ ये जो इनिशियल स्टेट है इसको हमने इधर इनिशियल स्टेट की है और उसके बाद इनिशियल स्टेट ही हमारा जो है ये है। तो ये हमने ES6 को यूज़ करते हुए दोनों नेम और की और वैल्यू जो है वो उनका नेम सेम है, तो हमने एक को स्किप कर दिया और कोमा लगा दिया। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो होती है हमारा रिड्यूसर। रिड्यूसर्स मीन के हमारे जितने भी एक्शंस होंगे इसमें वो सारे के सारे हम यहाँ रजिस्टर कर देते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एक्शन है वो इंक्रीमेंट का है, ठीक हो गया। या इन्होंने कमेंट्स में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है तो उसको हम हटा देते हैं। तो इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट में हमारा एक इंक्रीमेंट का एक्शन होगा जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी वैल्यू जो भी है, जब भी ये एक्शन कॉल हो तो हमारी वैल्यू जो भी हो प्रीवियस उसमें +1 हो जाए। ये जो डॉट वैल्यू है ये इसको अगर आपने जो है, अगर आप एडवांस लेवल से जावास्क्रिप्ट को समझते हैं तो आपने ये नहीं कहना कि ये हमारे ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट जाकर चेंज कर रहा है। ये जो रिडक्स है, ये रिडक्स टूल किट ये अंडर द हुड इमर को यूज़ कर रहा है, इमर लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट म्यूटेट नहीं करता स्टेट को। हमारी जो जितनी भी मतलब हम सपोज़ अगर हमें यहाँ करना होता, जो पुराने रिडक्स में हम करते थे कि हम अपनी प्रीवियस वैल्यू को स्टेट डॉट वैल्यू में सेव करते थे, फिर उसके बाद एक्स में जाकर हम +1 करते थे और उसके बाद हम एक्स को जाकर उसमें साइन करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंडर द हुड वो खुद ही मैनेज कर रहा है। तो रिडक्स टूल किट में हमें एक फ़ीचर ये भी मिलता है कि हम डायरेक्टली जो वे ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं और वो अंडर द हुड खुद ब खुद उस चीज़ को मैनेज करेगा। अगर आपने इसको डिटेल में समझना है तो आप वो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा रिडक्स की, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको डिटेल में ज़्यादा समझने के लिए। एनीवेज, हमारी एक इंक्रीमेंट का एक फंक्शन होगा जिसमें +1 होगा, एक डिक्रीमेंट का होगा जिसमें -1 होगा और इंक्रीमेंट बाय वैल्यू होगा। आपको याद होगा मैंने डेमो में भी दिखाया था कि हम कोई नंबर डालते थे तो इंक्रीमेंट का बटन प्रेस करते थे तो उतने नंबर उसमें ऐड हो जाते थे। ठीक हो गया। अब ये जो एक्शन पे लोड है ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैं नीचे जाकर दिखा दूंगा। तो आपने याद रखना है कि ये जो एक्शन होता है इसमें बेसिकली हर फंक्शन में दो चीज़ें आती हैं। एक ये स्टेट होती है कि हमारे रिडक्स की करंट स्टेट क्या है वो इसमें होती है, इसको हम पास नहीं करते। ये रिडक्स जो है ख़ुद ब खुद इसमें जो फंक्शन डिस्पैच होता है तो ये ख़ुद ब खुद स्टेट उसके साथ लिंक कर देता है। लेकिन जो दूसरा होता है इसमें एक्शन जो होता है वो हम पास करते हैं कि हम किस एक्शन की टाइप बता देते हैं और एक्शन में जो पे लोड होता है, यानी जो एक्शन के लिए फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो हम आर्गूमेंट्स में पास कर देते हैं। तो इसी तरह ये जो पे लोड होगा उसका जो एक्शन है ये जेनेरिक टाइप है और उसमें हमने बता दिया कि हमारी जो पे लोड की टाइप होगी वो नंबर होगी, क्योंकि हमारा याद हो आपको कि हमारा काउंटर है तो इसमें नंबर ही होगा। तो हमारा ये जो पे लोड होगा ये नंबर आएगा, यानी हम अपने डिस्पैच में जस्ट एक कोई भी नंबर पास कर देंगे तो ये उस नंबर को इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक हो गया। तो इसमें ये जो भी हमने नंबर यूज़र से लिया होगा वो इसी तरह इसके साथ आ जाएगा। अब ये जो है इसके बाद आपने क्या करना होता है, एक्शन क्रिएटर्स जनरेटेड फॉर ईच रिड्यूसर फंक्शन। तो ये जो होगा ना हमारा काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन, आप कहेंगे कि काउंटर स्लाइस में एक्शन नाम की कोई भी चीज़ हमने नहीं लिखी। हमने एक नेम लिखा है, एक इनिशियल स्टेट लिखा है, एक रिड्यूसर लिखा है, ये एक्शंस नहीं लिखा। तो ये एक्शन कहाँ से आया? तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है कि ये जो एक्शन है, ये जो रिड्यूसर है ये इसको एक्शन का नाम देता है। पुराने जो होता था हमारा रिडक्स में उसमें एक्शंस कहा जाता था। तो उसको ये अंडर द हुड यहाँ इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आर
जनरेटेड फॉर ईच रिड्यूसर फंक्शन। ठीक होगा, तो ये खुद ब खुद जनरेट होता है। एक्शन जो है इसको आपने याद रखना है कि इसको हम स्पेसिफाई नहीं करते। लास्ट में क्या है हमारा, ये जो रिड्यूसर है, ये जो स्लाइस है, हमने इसको पास करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। ये क्यों एक्सपोर्ट करना है, आपको याद होगा कि मैंने कहा था यहाँ रिड्यूसर हम सारे के सारे मेंशन करेंगे, तो उस चीज़ यहाँ गेट करने के लिए हमें ये रिड्यूसर जो है एक्सपोर्ट करना होता है। तो आप अगेन देख भी सकते हैं कि काउंटर स्लाइस में रिड्यूसर नाम का भी कोई भी नहीं है, रिड्यूसर्स है विद एस, सिर्फ रिड्यूसर नहीं है। तो ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है, इसको इसके जो है हमें बनाना नहीं पड़ता। तो अब जो है हमारा ये जो काउंटर स्लाइस है, ये हमने स्टोर में कॉन्फ़िगर करना है। वो कैसे करना है, सॉरी हमने रजिस्टर करना है। वो कैसे करना है, वो इस तरह करना है कि हमने इंपोर्ट कर लेना है और सिंपल अपना जो है यहाँ एक की देनी है और उसके आगे उसकी वैल्यू दे देनी है। तो हमारा स्टोर में आ जाते हैं, तो हमारा है एक काउंटर और उसके बाद हमारा काउंटर स्लाइस। ठीक हो गया, ये स्लाइस के फोल्डर में स्लाइसेस के साथ ही है। ठीक हो गया, और इसको क्या कहते हैं, सॉरी हमने नाम क्या दिया हुआ है, सही है, इसको हमने सिंपल कह देना है काउंटर स्लाइस। तो ये हमारी काउंटर स्लाइस बन जाएगी। ठीक है, ये ऑब्वियसली आप इस पर क्लिक कर नहीं जा सकते क्योंकि ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। तो बात यह है कि हमने सिंपल वहाँ से जो भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया होगा उसको यहाँ गेट कर इसमें असाइन कर देना है। ये बेसिकली यहाँ जो ये जो है ये कॉन्फ़िगर है। कॉन्फ़िगर का मतलब हम सारे के सारे रिड्यूसर को यहाँ कंबाइन करते हैं। ठीक हो गया, पुराने रिडक्स में इसको कंबाइन रिड्यूसर का नाम कहते थे। तो ये जो कंबाइन रिड्यूसर वाला काम है वो इस जगह कॉन्फ़िगर स्टोर में हो रहा है। अब हमारा जो रिडक्स बनाने और रिडक्स को कॉन्फ़िगर करने का काम इतना ही था। इसके अलावा रिडक्स में कुछ भी नहीं होता कि स्लाइसेस जो है सॉरी जो रिडक्स है इसके अलावा अगर कोई चीज़ हो तो वो रिडक्स जो कोर रिडक्स है उसमें इतनी ही चीज़ होती है। सिंपल आप एक काउंटर बनाओ और सॉरी स्लाइस बनाओ, स्टोर में उसको रजिस्टर करवाओ और स्टोर को पूरी ऐप में प्रोवाइड कर दो। ठीक हो गया, ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा आ जाता है एक बात कि अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए हम जो है अपनी एग्जांपल की तरफ आएंगे कि मैंने इधर स्क्रीन में एक बनाया हुआ है काउंटर के नाम से कंपोनेंट। ठीक है, एम्प्टी कंपोनेंट है। अब इसका जो कोड है वो हम जो है मैं आपके सामने लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि साथ साथ ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले जो है हमने बात कर लेनी है कि हमने ये जो स्टोर बनाया है इसमें हमने वैल्यू 0 दी हुई है, उस वैल्यू को गेट कैसे करेंगे। ठीक है, हम पहले गेट और रिडक्स को देख लेते हैं, फिर हम सिंपल जो UI UX है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो होगा, हमारा सपोज़ मैं इसको एक नाम दे देता हूँ रिडक्स। ठीक है, रिडक्स वैल्यू। अब आपने याद रखना है जब भी आपने रिडक्स में से वैल्यू गेट करनी है तो आपने क्या करना है, यूज़ डिस्पैच को यूज़ करना है, सॉरी माय बैड, यूज़ सिलेक्टर को यूज़ करना है। ठीक है, अब ये जो यूज़ सिलेक्टर है ये देखें रिएक्ट रिडक्स में आ रहा, रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है, टूल किट से नहीं आ रहा। तो ये जो रिएक्ट वाली वो जो एक लाइब्रेरी थी वो अब हमें इधर भी हेल्प कर रही है कि हमने जब भी रिडक्स में से कोई चीज़ रीड करनी है तो सिलेक्टर को यूज़ करना है, यूज़ सिलेक्टर। अब ये जो यूज़ सिलेक्टर होता है इसमें एक आर्गूमेंट होता है, ये सारे के सारे स्टेट जो होती है रिडक्स की उसको जो है यहाँ आपको मिल जाएगी। अब इसमें से आपने डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी स्टेट चाहिए। तो आपको याद होगा कि हमने काउंटर सॉरी ये जो स्टोर है इधर बनाया हुआ है, इधर हम जो भी लिखेंगे ना हमारे जितने भी स्लाइसेस होंगी वो सारी की सारी इधर आ जाएंगी, यानी XYZ जितने भी 10-15 स्लाइसेस होंगी वो सारी की सारी इधर आ जाएंगी। उनमें से हमें किसी स्पेसिफिक को गेट करेंगे। ठीक हो गया, अगर सारी की सारी को गेट करना है तो हम इस तरह लिख लेंगे, लेकिन सारी की सारी को लोग गेट नहीं करते। ठीक है, ये बैड प्रैक्टिस होती है। आपने क्या करना होता है, यहाँ वो नाम लिखना होता है जो आपने यहाँ से गया लिया हुआ है। ठीक है, ये जो काउंटर है ना ये वाला नाम आपने यहाँ लिखना होता है। अब इसको मैं जो है टाइप्स दे देता हूँ। टाइप्स आपको याद होगी कि हमने एक रूट स्टेट के नाम से, ये मैंने आपको बताया था कि जेनेरिक है, ये खुद ब खुद यहाँ से गेट कर लेगा। तो हम क्या कह देंगे, रूट स्टेट, ये बन गया। ठीक है, तो ये अब जो है हमारी टाइप जो है इसको असाइन हो गई है। रूट स्टेट मीन कि हमारी रूट जितने भी कंबाइन रिड्यूसर में हमने ये लगाए हुए हैं रिड्यूसर, इन सब की जो स्टेट है
स्टेट मीन के इनमें जो डाटा पड़ा हुआ है वो जो भी है उसकी सारी टाइप गेट करके इसको दे दो, ताकि इसको जो है आसानी हो समझने में। सही है। अब हमने ये सारा का सारा जो है स्लाइस का डाटा जो है वो इसमें हमने सेव करवा दिया है। अगर हम इसको कंसोल करवा कर देखें तो आपको नज़र आएगा ये एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट में ओके, तो हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें हम कंसोल करवा रहे थे लेकिन कंसोल नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको डिबग किया तो मुझे पता चला कि यहाँ जो है हमने उस काउंटर कंपोनेंट को जो है इंपोर्ट ही नहीं किया। तो काउंटर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे हम सबसे पहले। तो काउंटर कंपोनेंट अब आ गया है, और इसी तरह यहाँ जो है हमने कोई भी स्टाइलिंग नहीं रखनी, तो मैं इसको भी है रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी है रिमूव कर देता हूँ। तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ वैल्यू ज़ीरो नज़र आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है ये आपको याद होगा हमने स्टोर में स्लाइस में बनाते हुए यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू रखा था। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इसमें जो है हम डायरेक्ट इस तरह नहीं लिखते, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं एक स्लाइस के अंदर। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। डिस्ट्रक्चर से हमें ये होता है कि अगर सपोज़ इसमें वैल्यू एक्स वाई जी और भी बहुत सारी वेरिएबल्स होते हैं, तो हमें जिससे कंसर्न होता तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी को लिखते हैं। और यहाँ जो है काउंटर के साथ जो है मैं वैल्यू को अगर दिखाऊं तो आपको अब यहाँ ज़ीरो नज़र आएगा, ये छोटा सा नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये जो काउंटर है ये हमारा रिडक्स में से चीज़ें गेट कर रहा है। इसी के साथ जो है एक फंक्शन होता है यूज़ सिलेक्टर, यानी रिडक्स से जब भी गेट करना है तब हमने यूज़ सिलेक्टर को यूज़ करना है। और इसी के साथ अगर हमने रिडक्स में कोई चीज़ भेजनी है या रिडक्स के ऊपर मैनिपुलेशन परफॉर्म करनी है तो हमने यूज़ करना होता है यूज़ डिस्पैच। ठीक है, यही दो फंक्शन है जो रिडक्स में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। रिडक्स के जब भी हम बना लेते हैं उसके बाद हमें यही दो फंक्शन यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एक सिलेक्टर फॉर गेटिंग द वैल्यू, एंड यूज़ डिस्पैच टू डिस्पैच समथिंग। डिस्पैच का मतलब आपको पता भी होगा कि कोई चीज़ भेजना। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई एक्शन पे भेजेंगे, वो इंसर्ट हमारे स्लाइस के पास जाएगा या रिड्यूसर के पास जाएगा, वहाँ से वो रिड्यूसर जो है स्टेट में जाकर कोई भी चीज़ मैनिपुलेट करेगा। अब हम सबसे पहले जो है यहाँ अपने जो है यूआई बना लेते हैं। तो यूआई बनाने के लिए जो है साथ साथ मैं यहाँ स्टाइलिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा एक कंटेनर होगा, कंटेनर का नाम होगा, कंटेनर के अंदर स्टाइलिंग्स होगी, फ्लेक्स वन, और विड्थ हमने ली हुई है डायमेंशंस डॉट गेट विंडो। डायमेंशंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी वो देख लें। और इसी के साथ हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, और हमारा आ जाएगा पैडिंग वर्टिकल 10, पैडिंग हॉरिजॉन्टल 20। ये मैं वही स्टाइल्स कॉपी कर रहा हूँ जो मैंने रैपो में लिखे हुए हैं, ताकि आपको भी वही चीज़ नज़र आए अल्टीमेटली। गैप 20 का आ गया, बैकग्राउंड आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ एक टाइटल दे देना है जिसका नाम मैंने रखा था रिडक्स टूल किट। सही है, और यहाँ मैंने लिख दिया स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट टाइटल। ठीक है, स्पेलिंग जो है स्पेलिंग का ध्यान रखना है ताकि समझ ना आ जाए। अब जो टाइटल है इसमें मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है 25। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट मैंने दे दिया है 900, और कलर मैंने दिया हुआ है कलर्स डॉट प्राइमरी के नाम से मैंने एक डोजर ब्लू बनाया हुआ है मेरे ख्याल से, और लेटर स्पेसिंग जो है वो 3 है। तो ये हमारा बन जाएगा रिडक्स टूल किट। ठीक है, थोड़ी सी लेटर्स के अंदर स्पेसिंग नज़र आ गई हमें। अब इसके बाद होगा हमारे पास रीसेट और उसका बटन। तो रीसेट के लिए हमने एक इमेज बनाई हुई है, तो मैं यहाँ इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। रीसेट आइकन के नाम से बनी हुई है, तो इसको मैंने कह दिया रिक्वायर
एसेट्स, और मेरे ख्याल से ये है रीसेट। और अब हमने क्या बनाना है, अपना वो कंटेनर बनाना है जहां हमने वैल्यू दिखानी है और विद आइकन दिखानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, एक व्यू बना देंगे। व्यू के अंदर जो होगा हमारा एक टेक्स्ट आ जाएगा जिसमें हमने वैल्यू को रख देना है सिंपल एज इट इज़। और स्टाइल जो होगा इसका स्टाइल्स डॉट काउंटर एंड रीसेट btn कंटेनर। ठीक हो गया, कंटेनर सही है। और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एक प्रेसेबल, क्योंकि हमने आइकन जो है उसको दे देना है, क्लिकेबल बनाना है। रीसेट आइकन हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया और उसी के साथ हमने जो स्टाइल्स हैं वो यहाँ लिख दिए, स्टाइल्स डॉट रीसेट आइकन। सही है। अब जो है हम, और ये जो टाइटल है इसको भी हमने स्टाइल्स दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और स्टाइल्स डॉट काउंटर वैल्यू के नाम से स्टाइल दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा काउंटर एंड रीसेट बटन स्टाइल। तो काउंटर एंड रीसेट बटन स्टाइल्स जो हैं उसके लिए हमने क्या करना है, काउंटर एंड रीसेट बटन कंटेनर। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, fd फ्लेक्स डायरेक्शन रो अलाइन आइटम सेंटर और गैप ऑफ 10। सही है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगी काउंटर वैल्यू। तो काउंटर वैल्यू में जो है मैंने फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट साइज़ मैंने दिया हुआ है 40 का, 40 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा बड़ा होकर नज़र आ जाए हमें स्क्रीन पे। कलर मैंने दिया हुआ है कलर्स डॉट वाइट। और फॉन्ट वेट मैंने दिया हुआ है 900। ठीक है, आप मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। सही है। और इसी तरह हमारा जो रीसेट आइकन है इसका हमने स्टाइल्स देना भूल गए। तो रीसेट आइकन जो है इसमें हमने दिया हुआ है विड्थ 10, हाइट 10 एंड टिंट कलर आपको याद होगा कि जब भी कोई आइकन हम देते हैं, इमेज देते हैं, उसका कलर्स अप्लाई करने के लिए हम टिंट कलर को यूज़ करते हैं, जो ट्रांसपेरेंट इमेज होती है, ट्रांसपेरेंट होना लाजमी होती है। तो ये हमारा आ गया आइकन। सही है। अच्छा, ये मैंने साइज़ थोड़ा सा कम दे दिया है, 18 था मेरे ख्याल से। सही है। अब उसके बाद हमारे पास नीचे जो है आ जाएगा, हमारे पास एक टेक्स्ट इनपुट आ जाएगी जिसमें हमने जो है यूज़र से इनपुट लेनी है। आपको याद होगा कि इंक्रीमेंट बाय वैल्यू का हमने एक रिड्यूसर में फंक्शन बनाया हुआ है। तो उसके लिए हमने अपना प्लेस होल्डर रखना है इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट। ठीक हो गया, बाय वैल्यू। और इसी तरह हमारे स्टाइल्स होंगे, स्टाइल्स डॉट इनपुट। और कीबोर्ड टाइप जो होगी वो हमारी न्यूमेरिक होगी, ताकि हमें एक्स्ट्रा चेक्स ना लगाने पड़े यूज़र के इनपुट पे, और यूज़र सही से इनपुट हमें देता रहे। अब ऑन चेंज वैल्यू जो है, ऑन वैल्यू चेंज का एक फंक्शन बना दिया मैंने ऊपर। ठीक है, नहीं बनाया अभी तक, चलो बना लेते हैं। ऑन चेंज वैल्यू जो है इसमें हमने सिंपल यूज़र से वैल्यू लेनी है और एक स्टेट में हमने सेट करवा देनी है ऑन वैल्यू चेंज। तो वैल्यू जो होगी, अब यहाँ हम वैल्यू की टाइप बता सकते हैं। वैल्यू की टाइप हमेशा टेक्स्ट इनपुट में से जो भी चीज़ आती है वो होती है स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको स्ट्रिंग टाइप दे देनी है। तो बाय वैल्यू के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, सेट बाय वैल्यू
यूज स्टेट, और उसमें मैंने रख दिया बाय डिफ़ॉल्ट 1। ठीक है, 1 इसलिए रख रहा हूँ तो कि हमेशा बाय 1 तो वो इंक्रीमेंट करता ही रहे। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ लिख दूँ वैल्यू, सही है। और हाँ, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो है टाइप स्क्रिप्ट इस पे इशू करेगा कि यार आप तो न्यूमेरिक में स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते, तो उस चीज़ को पार्स करने के लिए हमने नंबर की क्लास यूज़ करते हुए इससे वैल्यू को नंबर से पार्स कर दिया। ठीक है, अब जो है ये नंबर जो है इसको अगर पार्स इंट लिखें, या इधर जो है कुछ लोग यहाँ से जो है यूज़ करने के बजाय इधर यहाँ प्लस लिख लेते हैं, इसका मतलब भी सेम ही होता है कि आप इस स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर दो। ठीक है, तो हम नंबर को यूज़ करेंगे, और ये रीडेबल भी होता है बाय द वे। और इसके बाद जो है हमारा इनपुट की जो स्टाइल्स हैं उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इनपुट में मैंने लिखा हुआ है कि विड्थ मैंने 100% ले ली, कि पूरी जो स्क्रीन है उसकी पूरी विड्थ ले लो। पैडिंग वर्टिकल जो है उसको मैंने 15 कह दिया। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैंने कलर्स डॉट वाइट ले लिया। और बॉर्डर रेडियस जो है वो मैंने 7 कर लिया। और इसी के साथ जो बॉर्डर विड्थ है वो मैंने स्टाइल शीट डॉट हेयर लाइन थिन, जिसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि ये जो है ये बेसिकली बहुत ही थिन बॉर्डर जो लाइन होती है वो प्रोवाइड करता है, बजाय इसके कि आप 01 या 02 इस तरह आप हार्ड कोडेड चीज़ें लिखें, उससे बेहतर है आप इसी को यूज़ कर लें। और ये रहा हमारा बेड, सही है। तो अब आपको जो है ये नज़र आ रहा है टेक्स्ट इनपुट। अब ये जो टेक्स्ट इनपुट है आपको शायद नज़र ना आई, और मैंने गेट में भी नहीं लिखा हुआ। अगर आप विंडो यूज़र हैं, अगर आप मैक यूज़र हैं आपको नज़र आ जाएगी, लेकिन इसके लिए जो है ना आपने क्या करना होता है, यहाँ कलर्स डॉट प्लेस होल्डर टेक्स्ट कलर दे दें तो आपको ये एंड्रॉयड पर भी नज़र आ जाएगा। ग्रे कलर दे दिया तो आपको अब नज़र आ रहा है। तो ये रेपो में नहीं मिलेगा आपको ये वाली चीज़, तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमारा लास्ट चीज़ आ जाएगी बटन कंटेनर के लिए। ठीक हो गया, स्टाइल्स इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट, और मैंने इसका नाम रखा हुआ है BTN कंटेनर। ठीक हो गया, इसके अंदर हमने 2 बटन बनाने हैं। तो पहला बटन हमारा होगा प्रेसेबल के नाम से, और टेक्स्ट उसका नाम होगा इंक्रीमेंट। और इसी तरह हमारा सेकंड बटन होगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट डाउन की के साथ डिक्रीमेंट। ठीक होगा, अब जो होगा हमारा स्टाइल्स में पहला बटन आ जाएगा। पहले बटन की स्टाइलिंग में मैंने कह दिया स्टाइल्स डॉट BTN, दोनों का नाम, हाँ दोनों की स्टाइलिंग सेम है। अब यहाँ जो है ना मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी बता देता हूँ साथ साथ, कि देखिए दोनों बटन सेम है, दोनों की स्टाइलिंग भी सेम होगी, और दोनों का जो टेक्स्ट का जो स्टाइल्स होगा वो भी सेम ही होगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि क्या हम कंपोनेंट में इसको चेंज कर दें, ताकि हमें जो है एक ही बार ये स्टाइलिंग और ये चीज़ें मेंशन करनी पड़े, और जो है रीडेबिलिटी और सॉरी रीयूजेबिलिटी जो है वो अचीव कर लें। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है येस नो, क्योंकि ये जो है हम दोनों के लिए सेम स्टाइल्स यूज़ कर रहे हैं। तो आपने कमेंट में बताना है, अगर आपको ना समझ में आया या आपने गलत आंसर दिया तो मैं उसको आंसर कर दूंगा कि इसका ठीक आंसर क्या है। एनी हाउ विड्थ हमने 100% कर दी, फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दी ताकि हमें एक रो में नज़र आए जिस तरह डेमो में था। अलाइन आइटम 20 कर दी, सॉरी अलाइन आइटम सेंटर कर दी, और गैप इन के दरमियान 20 का रख दिया, सही है। और इसके बाद हमारा आ जाएगा BTN, और यहाँ भी मैंने मेरे ख्याल से वो स्टाइल नहीं मेंशन किया, तो मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ स्टाइल्स डॉट BTN टेक्स्ट। ठीक है, तो ये देखें बार बार लिखना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको हम अगर कंपोनेंट में रख देते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन चूंकि मैंने नहीं रखा, आप प्रैक्टिस के दौरान इसको लाजमी रख दीजिएगा ताकि आपको जो है मेरी तरह बार बार कोडिंग ना करनी पड़े। BG कलर कलर्स डॉट प्राइमरी, ठीक हो गया, डोजर ब्लू के लिए,
और जस्टिफाई और अलाइन आइटम हमने सेंटर किया हुआ है ताकि टेक्स्ट जो है हमें बिल्कुल बटन के सेंटर में नज़र आए। और उसके बाद पैडिंग वर्टिकल हमने 10 दी हुई है और बॉर्डर रेडियस मेरे ख्याल से बॉर्डर रेडियस ये हमने दिया हुआ है 7 का, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा BTN टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट रखना है। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि फ़ॉन्ट साइज़ 18 रखा हुआ है, साइज़ 18। और इसके अलावा कलर जो है वो वाइट रखा हुआ है टेक्स्ट का, कलर्स डॉट वाइट। और जो फ़ॉन्ट वेट है वो हमने 800 का रखा हुआ है। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो अब आपको 2 बटन भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ एक छोटा सा मैंने यहाँ अपना जो है वो क्या कहते होते हैं कॉपीराइट के लिए यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है। अगर आप लिखना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये मैं जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा होगा ये अभी, इसका मैंने नाम रखा हुआ है डेवलप्ड बाय। ये वो चीज़ है जो गिटहब में पुश है, तो मैं इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ। अगर आप इसको स्किप भी कर देते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। इसका हमारे रिडक्स से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, कलर मैंने लिया हुआ है, कलर्स आप अपना नाम भी लिख सकते हैं बाय द वे, ग्रे लाइट +70 और फॉन्ट साइज 13, अलाइन सेल्फ, फ्लेक्स एंड, और लास्ट में है मेरे ख्याल से मार्जिन टॉप 20। सही है। तो ये आपको यहाँ एक छोटा सा वो नज़र आ रहा है। अब हमारा जो स्टाइलिंग है वो बन के तैयार हो गई है। ये मैंने आपके सामने सारी इसलिए की है ताकि आप भी मेरे साथ बैठ के करें और आपको भी चीज़ें समझ आती रहे कि हम एक्चुअली काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो है पहला बटन होगा कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट के लिए हमने क्या करना है, तो यहाँ से हमारा रिडक्स का काम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो आपको याद होगा कि इंक्रीमेंट में हमने क्या किया कि मैंने कहा था कि आप डिस्पैच को यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्पैच को यूज़ करेंगे। और अब ये जो डिस्पैच को यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें फ़ंक्शन कौन सा आप असाइन करेंगे। तो आपको याद होगा हमने यहाँ 3 फंक्शन रजिस्टर किया हुआ है, 1 इंक्रीमेंट, 2 डिक्रीमेंट, 3 इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। तो इस जगह पर जब इंक्रीमेंट का बटन कॉल होगा तो हमने इंक्रीमेंट, क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो आपने इसको इंपोर्ट भी कर लेना है स्लाइसेस, काउंटर स्लाइसेस में से। आपको याद होगा कि हमने नेम एक्सपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में जो होते हैं वो नेम्ड एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये जो नेम है इसी को आपने इंपोर्ट करना है, और आपने इंक्रीमेंट, और ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस इसलिए लगाई है ताकि इसको कॉल कर सके। अब इसको हमने क्या करना है, अपने इंक्रीमेंट वाले बटन के ऑन प्रेस पर जो है रजिस्टर करवा देना है, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, अब हम अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी हमारी जो रिडक्स की स्टेट है वो अपडेट हो रही है। अब इसी तरह हमने क्या कर देना है, कॉन्स्ट हैंडल डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट, ठीक है। तो रिडक्स इतना सिंपल है अगर आप इसके बेसिक्स को समझ जाएं, ठीक है। तो डिक्रीमेंट के लिए भी मैंने अगेन, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्लाइसेस के अंदर काउंटर स्लाइस में से ला रहा है, और उसको हमने जो है कॉल कर दिया इन डिस्पैच मीन कि ये फंक्शन जो है रिडक्स में जाकर एग्जीक्यूट कर दो, और इस फंक्शन की जो भी डेफिनेशन है उस हिसाब से आप जो स्टोर है उसको अपडेट कर दो। अब ये जो डिक्रीमेंट है ये कॉल हो गया। अब मैं अगर डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये माइनस होता है, और इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये प्लस होता है। अब इसके बाद हमने यहाँ ये लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, तो उसके लिए हम बटन तो हमारे सेम ही यूज़ हो रहे हैं, आपने डेमो में भी देखा होगा। इसी बटन में मैं यहाँ कुछ लिख कर इसी बटन पे क्लिक करता था तो ये उतने नंबर ऑफ़ टाइम जो है ये उसमें इंक्रीमेंट कर देता था। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक चेक लगाया था कि इफ़
अगर हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर हमारी वैल्यू 1 है तो वो तो ऑब्वियसली वो इंक्रीमेंट का बटन जो है काम कर रहा है तो वो करता रहे। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमने क्या करना है, डिस्पैच करना है इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट में हमने, आपको याद होगा वहाँ हमने एक चीज़ एक्सेप्ट की थी, एक्शन पे लोड, ठीक है। तो मैंने कहा था ये जो एक्शन है इसके अंदर एक पे लोड का नाम होगा, तो वो जो पे लोड है वो यहाँ हमें करली ब्रैकेट लगाकर पे लोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल यहाँ अपनी वो वैल्यू लिख देंगे जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स हम उसमें इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो वो जो है ख़ुद ब खुद उसको पे लोड में असाइन कर देगा और एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर तो हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप इस वाले फंक्शन को कॉल करो, अगर ग्रेटर देन 1 नहीं है यानी 1 है तो आपने क्या करना है, एल्स में इसको कॉल करना है। मेरे ख्याल से मैंने गलत उस पर कॉल बना दिया, हमने यहाँ लिखना था और यहाँ इसको रखना था, और डिक्रीमेंट जो है इसको हमने एज इट इज़ रखना है, ठीक है। तो ये क्या होगा अब हमारा, अगर मैं यहाँ 10 लिखता हूँ और यहाँ प्लस करता हूँ तो आप देखें वो प्लस हो रहा है। इसी के साथ हमें एक और चीज़ नज़र आ गई कि हमें टेक्स्ट इनपुट जो है उसमें कलर जो है फाउंड टेक्स्ट का नज़र नहीं आ रहा, तो हम कह देंगे कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक कलर करेंगे तो हमें ब्लैक कलर का नज़र आ जाएगा। अब मैं अगर अब मैं यहाँ अगर 10 लिख दूँ आपको नज़र भी आ रहा है, और इसी तरह क्लिक करने पर वो ज़्यादा भी हो सकता है। और इसी तरह आप अगर इस फॉन्ट साइज़ वाइज अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं अगर रैंडमली इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब आपको वो नज़र भी आ रहा है, सही है। तो ये तो हमारा हो गया इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, सही है। इंक्रीमेंट बाय वैल्यू में हमने क्या किया कि हमने उसी बटन के ऊपर चेक कर लिया कि हमारी बाय वैल्यू में कोई वैल्यू पड़ी है, ग्रेटर देन 1 है तो आपने इंक्रीमेंट बाय वैल्यू कॉल कर देना है। अगर नहीं है, सपोज़ यहाँ अगर नहीं हो, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, सिंपल जो हमारा 1 के साथ इंक्रीमेंट हो रहा है उसी को कॉल कर दिया। अब इसी तरह हमने एक डिक्रीमेंट का भी बनाना है कि यूज़र कोई भी वैल्यू दे और डिक्रीमेंट का बटन क्लिक करे, तो ये टूल किट में नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, तो मैंने खुद बनाई थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर एक और फंक्शन बना देंगे डिक्रीमेंट बाय अमाउंट के नाम से, और अगेन हम उसी तरह स्टेट एक्सेप्ट करेंगे, एक्शन इस को एक्सेप्ट करेंगे, और पे लोड में जो टाइप है वो हम दे देंगे। अच्छा मैं यहाँ ये लिख लेता हूँ ताकि वो हमें सजेस्ट कर सके। पेलोड एक्शन में हम क्या दे देंगे, टाइप नंबर, सही है। यानी हमारा जो आर्गूमेंट आएगी उसकी टाइप नंबर होगी। और इसी तरह स्टेट डॉट वैल्यू माइनस इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है इसकी मदद से हम कोई भी नंबर देकर हम उतने नंबर ऑफ टाइम जो है उसको डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं। तो हम अगेन वही चेक लगाएंगे कि अगर हमारी बाय वैल्यू जो है, जो वेरिएबल बाय वैल्यू का है, वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपने क्या करना है, डिस्पैच डिक्रीमेंट बाय, ओहो अच्छा, यहाँ लिखने के बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करना होता है ताकि वो बाकी जिधर भी यूज़ होना होता है, जिधर भी यूज़ होगा वहाँ एक्सेसिबल हो। तो इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी अगर मैं लिखूँगा तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये ऑटो इम्पोर्ट आ रहा है, और इसको हम एक वैल्यू पास कर देंगे जो कि हमारी वेरिएबल में है। तो इस तरह जो है हम, अगर मैं इस जगह अभी लिख दूँ 10 और डिक्रीमेंट करूँ तो ये कर देगा उतने नंबर ऑफ़ टाइम जो है इनका, उतने नंबर ऑफ़ टाइम ये जंप कर लेगा, इंक्रीमेंट करते हुए भी और डिक्रीमेंट करते हुए भी, सही है। अब ये जो यहाँ हमने एल्स नहीं लगाया तो वो 11 कर रहा है। इवन हमने यहाँ 10 लिखा हुआ है तो देखें यहाँ वो 14 कर रहा है, -14, वो इसलिए कि यहाँ हमने एल्स नहीं लगाया। ये वाला डिस्पैच उस टाइम कॉल करो जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो अभी आपको नज़र आ रहा है कि वो प्रॉपरली 10 की जंप्स लगा रहा है, ठीक है। तो मैं करूँगा, 6 हो गया, वेरी गुड। अब लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ इस जगह पर इसका रीसेट भी बनाया। रीसेट बनाने के लिए क्या करना है कि हमने अपना सबसे पहले एक
फंक्शन बना देना है रीसेट का अपने स्लाइस में, जिस पर क्लिक करने से जो है हमारा काउंट रीसेट हो जाएगा। तो उसका नाम मैंने रखा हुआ है रीसेट काउंट, ठीक है। और इसको जो है इसमें हमने क्या करना है, अपनी स्टेट ले लेनी है, ठीक है। स्टेट अगेन ये जो है खुद ब खुद वहाँ से हमारी जो करंट स्टेट होगी वो प्रोवाइड करेगा। और एक्शन नहीं लेना, क्योंकि रीसेट में हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे। तो जिस डिस्पैच में आपने आर्गूमेंट पास करना होता है उस जगह पर आपने एक्शन लिखना होता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी हमने नहीं लिया, वैल्यू में जो है इंक्रीमेंट बाय वैल्यू और डिक्रीमेंट बाय वैल्यू में लिया हुआ है, तो हमने यहाँ एक्शन का दूसरा आर्गूमेंट पास कर दिया। आप अगर नहीं लिखते तो ये ऑप्शनल होता है, उस टाइम ना लिखा करें जिस टाइम आपको ज़रूरत ना हो। और वैल्यू जो है वो उसको हम ज़ीरो कर देंगे। रीसेट काउंट में वैल्यू ज़ीरो का मतलब ये है कि दोबारा इसको ज़ीरो पर ले जाओ, सही है। और इसी तरह अगेन लास्ट टाइम की गलती नहीं करनी, हमने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट लाजमी करना है। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इसको बाहर हम गेट नहीं कर सकते। अब जो है हमारा काउंटर है उसमें हमने क्या करना है कि ये जो हैंडल रीसेट है, जो बटन हमने बनाया था आपको याद होगा इधर आइकन के नाम से, इस बटन के ऊपर हमने एक फंक्शन कॉल कर देना है और उसका नाम रखता है हैंडल रीसेट, ठीक है। अब ये जो हैंडल रीसेट है ये जब भी कॉल होगा तो ये हमारा स्टेट को ज़ीरो कर देगा। तो अगेन डिस्पैच, आपने रिडक्स में जब भी कोई फंक्शन कॉल करना है तो डिस्पैच को लाजमी लिखना है, ठीक है। और हमारा है रीसेट काउंट के नाम से ये इंपोर्ट हो गया और इसको हम वो कर देंगे। अब मैं अगर ये इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और इसी साथ मैं यहाँ अगर रीसेट के पे क्लिक करूँ तो ये ज़ीरो हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो रिडक्स है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने ये देखा कि रिडक्स जो है वो बेसिकली किस तरह काम करता है, और जो रिडक्स की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है उस एग्ज़ाम्पल को हमने समझने की कोशिश की विद प्रैक्टिस। हमने देखा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको या रिडक्स के रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी, अगर तो आप बिगनर हैं या अगर आपने रिडक्स सीखा हुआ है लेकिन कुछ कन्फ्यूजन आपके माइंड में थी, उनको जो है इस वीडियो ने जो है एड्रेस किया है। अगर तो नहीं किया और आपको भी कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पेस्ट कर दें, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर सकूं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने रिडक्स को कॉन्फ़िगर किया, स्लाइस बनाया, स्लाइस को फिर कंपोनेंट में हमने यूज़ किया और उसके ऊपर कुछ हमने जो डॉक्यूमेंटेशन से फंक्शंस बने हुए थे वो लिखे और कुछ हमने अपने पास से लिखे प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से अच्छे हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये अपने तरफ से बनाए। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप स्लाइसेस में आकर यहाँ मल्टीप्लाई का बटन लगा दें, डिवाइड का बटन लगा दें, ठीक है। जो नंबर्स हमारा इनिशियल लेवल पर अगर हमने काउंटर समझा हुआ है तो उसमें अगर हम मज़ीद कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप एक मल्टीप्लाई का बटन लगा दें, एक डिवाइड का बटन लगा दें। और इसी के साथ कोई भी नंबर्स जो हैं उसको मैं वो करें, मैनिपुलेट करें मुख्तलिफ़ नंबर्स को, ताकि आपको समझ आए कि रिडक्स जो है उसमें किस तरह काम होता है। इस रिडक्स में आपने सिर्फ़ और सिर्फ तीन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में इस लेक्चर के बताई। पहली तो ये है कि आप रिडक्स का जो है स्टोर बनाएं, ठीक है। स्टोर मींस दिस वन, ये बनाएं। इसके बाद आप जो है अपनी ऐप में जाकर इसको प्रोवाइड करें, ताकि आपके जितने भी कंपोनेंट्स इस प्रोवाइडर के टैग्स के अंदर आते हैं उन सब के पास रिडक्स का एक्सेस हो। उसके बाद जो है लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारा स्लाइसेस बनाने का। स्लाइसेस मीन कि आप वो फंक्शन बनाओ, इधर वो फंक्शंस की डेफिनेशन लिखो जिन फंक्शंस को यूज़ करते हुए आपकी ऐप के कंपोनेंट्स ने रिडक्स के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक हो गया। तो हमारे जो फंक्शंस थे उनमें यही 4-5 फंक्शंस थे जो हमने एग्जांपल के तौर पे बनाए। आप अगर इसमें एग्जांपल को मज़ीद समझने के लिए मज़ीद कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपने स्टेप्स याद रखने हैं कि सबसे पहले आकर आपने उस फंक्शन को यहाँ लिखना है, फिर उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना है और तीसरे नंबर पर जाकर जो है जिस जगह यूज़ करना है उधर इंपोर्ट कर कर आप यूज़ कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने इस वीडियो को इससे कुछ नया सीखा होगा और चीज़ें समझी होंगी।
और आपको मज़ा आया होगा। अगर तो आपने इस वीडियो से जो है वीडियो को देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके रिएक्ट नेटिव्स जो है समझने में या उनको सीखने में, और मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट मिल सके। तो इसी के साथ हम अपने जो है वीडियो का जो है एंड करते हैं। इसके बाद एक और वीडियो है जो रिडक्स के जो है इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे और एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि हम रिडक्स की मज़ीद चीज़ों को समझेंगे विद रिएक्ट नेटिव। ठीक है, रिएक्ट नेटिव की भी प्रैक्टिस करेंगे और रिडक्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो है हम मेरा ये प्लान है कि मैं आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं उनमें प्रॉपर एक पूरी एप्लीकेशन बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने बेसिक्स को बहुत ज़्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को डीप में जाकर समझा दिया है। सो इट्स टाइम टू मूव टू द प्रोजेक्ट सेक्शन। तो हम आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे एक प्रॉपर जो एप्लीकेशंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं उनको क्लोन करना सीखेंगे, यूआई सीखेंगे, यूएक्स सीखेंगे विद बिजनेस लॉजिक के बिजनेस लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि जो बैक एंड के साथ कम्युनिकेशन है वो कैसे की जाती है एप्लीकेशंस में, उन चीज़ों को भी समझेंगे। तो आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहें और चीज़ें नई नई सीखने का मौका मिले, और आपकी सपोर्ट से मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और मुझे भी अच्छा कंटेंट बनाने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।